Hello everybody, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में। जैसा कि इन दिनों हम सभी अध्ययन कर रहे हैं NCERT क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है यह आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और जो भी नोट्स में टॉपिक लिखने होंगे उनको मैं आप सभी को बताते चलूँगा। आज का टॉपिक है साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, यानी कि साख को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट की जो दो डिफरेंट सिचुएशन हैं वो क्या हैं, आइए हम उनको डीपली अध्ययन करते हैं। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण का मतलब उधार। जो डेली की हमारी गतिविधियां हैं तो उसमें क्या है कि हम कहीं ना कहीं ऋण लेते ही हैं, उधार लेते ही हैं, जिससे कि हमारा जीवन यापन या हमारा जो भी मनी बैलेंस है वो सब चलता रहता है, इक्वल होता रहता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। जिससे कि हम ऋण लेते हैं, ऋण के बदले क्या हो सकता है, धन हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है या कोई सेवा भी हो सकती है। और जिससे हम लेते हैं उससे हम ये कमिटमेंट करते हैं, उससे हम ये वचनबद्ध होते हैं कि हाँ, हम इतने समय में आपको ये पैसा इतने इंटरेस्ट सहित रिटर्न कर दूंगा। तो वहाँ एक कमिटमेंट रहता है, यानी कि देने का वादा रहता है कि हाँ, हम पैसा ये रिटर्न करेंगे, जो आपसे ऋण ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उसको हम आपको इतने दिन में इतने इंटरेस्ट सहित, इतने ब्याज सहित वापस कर देंगे। आगे दो ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर उधार है क्या, ऋण क्या है और इसको कैसे हम लेते हैं, कैसे देने का वादा करते हैं। पहला है त्योहार का मौसम। त्योहार के मौसम वाले टॉपिक से आइए हम देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स मिलता है जो हमारी ज्ञानोवृद्धि में और सहायक साबित होगा। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। यानी कि अब से 2 महीने बाद, जो उनके समय की, आज के समय से नहीं, सलीम के समय की जब ये स्टोरी लिखी गई उसके पहले के 2 महीने बाद एक त्योहार का मौसम था और शहर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके यहाँ सूज की कमी थी। उन्होंने सलीम से कहा कि 3000 जोड़ी जूते हमको चाहिए और वो भी 1 महीने के अंदर। तो अब वो जो बिजनेसमैन है उसने सलीम से तो कह दिया, अब सलीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके द्वारा दिए हुए टाइमलाइन के अंतर्गत हम अपने सामान को डिलीवर कर दें उनको। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा माल तैयार करके देना है तो फिर उसको और मैन पावर तो बढ़ानी ही पड़ेगी। उसे कच्चा माल भी खरीदना है जिससे जूते प्रिपेयर होंगे, बनेंगे, प्रोड्यूस करेगा। जो भी मटेरियल्स लगते हैं सूज में उसको भी उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, परचेज करके लाना पड़ेगा। तो इतना सारा सामान अरेंज करने के लिए उसको कुछ पैसे की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा तो पैसे उसके पास हैं नहीं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सलीम के बारे में अध्ययन किया ही है।
तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। ऋण का मतलब लोन या उधार कह सकते हैं या कर्ज कह सकते हैं। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। यानी चमड़ा व्यापारी से वो कहता है कि मेरे को चमड़ा दे दो और जो भी इसकी पेमेंट होगी इसको मैं बाद में आपको पे कर दूंगा। और दूसरा किससे कहता है? दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। यानी कि जो जूते जिस व्यापारी ने जूते की मांग की है सलीम से, सलीम उसी व्यापारी से 1000 जूतों का पैसा जो है वो एडवांस में ले लेता है और उनसे कमिटमेंट करता है, वादा करता है कि मैं जो आपके द्वारा टाइम लाइन है उस महीने खत्म होने तक मैं आपको सभी के सभी 3000 जूते तैयार करके दे दूंगा। तो यहाँ वादा वाली बात हुई नहीं, जो कि अभी मैंने यहाँ ऊपर बताया था आपको। एक तो चमड़ा व्यापारी से, दूसरा बिजनेसमैन से। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। तो इससे क्या हुआ, जब टाइमलाइन के अंदर उसने दे दिया जूते तो उसकी रेपुटेशन भी अच्छी हो गई मार्केट में और उसकी इमेज तो अच्छी हो ही गई। और उसने जो ये कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं इस पैसे को इतने समय के अंदर जो कर्ज ले रहा हूँ या जो सामान ले रहा हूँ इसका पैसा दे दूंगा, समय पर उसने पैसा भी दे दिया। तो उसको फिर अब जब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत रहेगी उसको फिर से मिल जाया करेगा। तो ऐसे ही ऋण में, लोन में, कर्ज में ऐसे ही मैटर चलते रहते हैं कि लेना देना लगा रहता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के लिए कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है। अगर पैसा रहेगा तो हम समय के अंदर पूरा भी कर लेंगे, माल भी ला लेंगे और मैन पावर भी इंक्रीज करके हम उस टाइमलाइन के अंदर पहले भी हम दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उसकी भी इकोनॉमी वृद्धि हुई और जितने लोग उसके यहाँ काम किए उनको भी रोजगार मिला। यानी एक ही सोर्स से कई सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। जैसे आज भी बैंकों से ऋण लेने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग ऋण की योजनाएं हैं और अब तो गवर्नमेंट की स्कीम भी कुछ ऐसी है कि लोगों को बहुत लेस इंटरेस्ट पर यानी कम ब्याज पर ही लोन मिल जाता है। आइए सेकंड स्टोरी के माध्यम से और अपने ज्ञान को गहन बनाते हैं। दूसरी समस्या है स्वप्ना की समस्या। स्वप्ना एक गृहिणी है। आइए इनकी समस्याओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। स्वप्ना जी एक बहुत छोटी किसान हैं और इनके पास 3 एकड़ जमीन है। इसी 3 एकड़ जमीन पर ये पीनट की खेती करती हैं, यानी मूंगफली की खेती करती हैं और वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेतों के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। क्योंकि एक छोटी किसान है तो मूंगफली की खेती करने के लिए जो गांव में साहूकार होते हैं उनसे इन्होंने ऋण लिया और इसी आशा और विश्वास पर कि जब मेरी फसल उगेगी, फसल काफ़ी अच्छी रहेगी, उसको मैं बाज़ार में बेचूंगी और उससे जो भी धन आएगा साहूकार के ऋण की अदायगी कर दूंगी। क्योंकि उम्मीद ही है, उम्मीद पर ही तो दुनिया भी कायम है। तो वैसे ही स्वप्ना भी कायम थे उम्मीद पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फसल पर कीटनाशकों ने हमला कर दिया। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं जब वो फसल पर आ जाते हैं और उसकी पत्तियों को खा लेते हैं या एक
पूरे तने को ही नष्ट कर देते हैं तो फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां भी छिड़कती हैं कि मेरी फसल किसी भी तरीके से सेव हो जाए, बट दुर्भाग्यवश उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार को कर्ज लौटाने में फेलर रहती है, असफल हो जाती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है, क्योंकि मैंने बताया ही कि साहूकार वगैरह लोग जो ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, वो एक बहुत बड़े इंटरेस्ट पर, बहुत बड़े ब्याज पर ही वो ऋण देते हैं। तो उनका जो भी वादा था, जो भी टाइमलाइन थी, उस पर पैसा ना वापस कर पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया स्वप्ना जी के लिए, और वह थोड़ा सा ऋण एक बहुत बड़े ऋण के रूप में परिवर्तित होने लगा। फिर अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाता है। यही है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि इंसान को अपना जो मूलधन होता है, जैसे अगर देखा जाए स्वप्ना जी का मूलधन क्या था, जमीन थी जो 3 एकड़ इनके पास थी, लेकिन फसल पर विश्वास करके बैठने से, मेहनत करने से भी फसल ने इनके ऋण को पूरा नहीं किया, जिसके चलते इनको कर्ज की अदायगी करने के लिए अपनी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा इनको बेचना पड़ा। तो दो स्टोरी में दो डिफरेंट कहानियां हैं, दो डिफरेंट एग्जाम्पल हैं कि पहली में सलीम ने समय पर कर्ज भी दे दिया, पैसा भी कमा लिया और बिजनेसमैन से किया हुआ कमिटमेंट भी पूरा कर लिया। बट सेकंड स्टोरी में हमने क्या देखा कि स्वप्ना जी थी, लोन लिया, 3 एकड़ ज़मीन थी, उस पर मूंगफली की खेती की। पहली बार तो उनके फसल को कीट पतंगों ने बर्बाद कर दिया, और सेकेंड टाइम फसल जब अच्छी हुई तो फसल से उतनी आमदनी नहीं हुई जिससे कि वो कर्ज वापस कर सके। फिर इनको अंततोगत्वा अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा, जिससे कि इन्होंने कर्ज की अदायगी की। तो कर्ज में, लोन में, ऋण में, तीनों बात एक ही है। ये सारी स्थितियों को फेस करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। साख मतलब क्रेडिट। तो जो भी विलेजेस एरियाज होते हैं उनमें मेन डिमांड यही रहती है, जैसे केसीसी से लोग लोन ले लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से, बैंकों से लोन आसानी से और इजी किस्तों में या कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है। क्या करने के लिए? फसल उगाने के लिए। फसल उगाने में बीज लगता है, खाद लगती है, कीटनाशक दवाइयाँ लगती हैं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर खर्च होता है। इतनी आसानी से जो हम लोगों को अनाज मिल जाता है खाने के लिए, वो इतनी आसानी से पैदा नहीं होता है। उसके लिए एक किसान बहुत कठिन परिश्रम, अथक परिश्रम, दिन रात मेहनत करता है, तब वो वह अनाज हम लोगों तक पहुंचा पाता है। तो उसको अनाज पैदा करने के लिए बीज की ज़रूरत होती है। कोई रोग लग गया, कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। फसल हमारी अच्छी हो, इसके लिए समय समय पर खाद, पानी, इन सब की आवश्यकता होती रहती है। तो इनके लिए जो भी छोटे किसान होते हैं, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, वो बैंकों से या किसी साहूकार से ऋण लेते हैं। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। कोई भी फसल हुई, उसको लगाने से काटने तक, यानी पैदा करने से उसको काटने तक का समय जो होता है 3 से 4 महीने का होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि अगर फसल से हमको अच्छी इनकम नहीं हुई तो क्या है कि मेरा जो मूलधन रहेगा वो भी डिसमेंटल यानी कि डिसबैलेंस हो जाएगा और हम लोन की अदायगी भी नहीं कर पाएंगे। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई।
उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। कभी कभी ऐसा ही होता है कि ऋण से आदमी बढ़ जाता है, उसकी इनकम और इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बट कभी कभी क्या रहता है कि जो रहता भी है अपना मूलधन वो भी पूरा बर्बाद हो जाता है। लाइक दैट स्वप्ना जी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है कि कर्ज के जालों से बंध गया हूं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। ऐसी ही स्थिति कुछ स्वप्ना जी के जीवन में आई कि उनको कर्ज से निकलने के लिए, उबरने के लिए अपनी खेतों के एक टुकड़े को बेचना पड़ा। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, तो दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना जी को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण लेते समय हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमको बेनिफिट ही होगा या हानि ही होगी। यह तो स्थिति, परिस्थिति और समय पर निर्भर करता है कि क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह टॉपिक साख की दो विभिन्न स्थितियों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लोन कैसे एक आदमी की इनकम में वृद्धि करता है और कैसे एक आदमी की पूरी तरीके से इनकम नष्ट हो जाती है। दोनों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। यदि किसी भी टॉपिक को लेकर के आप सभी के माइंड में कोई भी डाउट्स है तो फ्रेंड्स, टू डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में आकर के या इंस्टा पर IAS पॉइंट के इंस्टा आईडी पर, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आकर के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक्स, नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।